जरा सोचिए, भारत के नक्शे पर एक लकीर खींच दी जाए और एक पूरा का पूरा राज्य दो हिस्सों में बट जाए। सुनने में फिल्मी लगता है ना, लेकिन 2014 में ठीक यही हुआ था। आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्यों में से एक था, रातों रात दो टुकड़ों में बट गया। ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही अहम मोड़ था। तो ये सब देखकर एक सवाल तो मन में उठता ही है, आखिर किसी राज्य को तोड़ा कैसे जाता है? मतलब क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया? क्या ये बस एक कागजी फैसला होता है, या इसके पीछे दशकों का संघर्ष, लोगों की भावनाएं और बहुत कुछ दांव पर लगा होता है? जी हाँ, 2014 में भारत में ठीक यही हुआ। और ये जो कहानी है ना, ये दशकों तक चले एक संघर्ष की कहानी है। एक ऐसे कानून की कहानी है जिस पर खूब विवाद हुआ, और एक ऐसे फैसले की कहानी है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए, आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, ये विभाजन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी थीं। और ये कहानी शुरू होती है तेलंगाना आंदोलन से, एक ऐसे यूनियन की कहानी जिसमें शुरू से ही कुछ परेशानियां थीं। तो बात है 1956 की। आंध्र प्रदेश राज्य बना। कैसे? तेलंगाना को मद्रास राज्य के तेलुगु बोलने वाले इलाकों के साथ मिलाकर। उसी साल तेलंगाना के लोगों को भरोसे में लेने के लिए एक जेंटलमैन्स अग्रीमेंट भी हुआ। लेकिन सच कहूं तो इसके वादे कभी पूरी तरह से निभाए ही नहीं गए। फिर सालों बाद 2000 के दशक में के चंद्रशेखर राव, जिन्हें हम सब केसीआर के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस आंदोलन को फिर से जिंदा कर दिया। और 2009 में केसीआर का वो आमरण अनशन, उसने तो केंद्र सरकार को अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करने पर मजबूर ही कर दिया। और ये जो लड़ाई थी ना, ये सिर्फ भावनाओं की नहीं थी। इसके पीछे थे ठोस आंकड़े, असली शिकायतें। तेलंगाना के लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ सिंचाई सिर्फ 41% जमीन पर है, जबकि बाकी आंध्र में 67% पर। हमारी प्रति व्यक्ति आय 20% कम है, और संसाधनों के बंटवारे में तो हमारे साथ हमेशा से भेदभाव हुआ है। और यही वो आर्थिक खाई थी जो अलग राज्य की मांग की सबसे बड़ी वजह बन गई। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल उठता है। जब राज्य का एक बड़ा हिस्सा इस बंटवारे के लिए तैयार नहीं था, तो फिर यह कानूनी तौर पर मुमकिन कैसे हुआ? यहीं पर एंट्री होती है भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 की। इसे आप इस कहानी के तलाक के कागजात भी कह सकते हैं। ये आर्टिकल 3 भारतीय संसद को एक जबरदस्त ताकत देता है। ये कहता है कि संसद सिर्फ एक साधारण बहुमत से, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से, कानून पास करके नए राज्य बना सकती है। पुराने राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, यहाँ तक कि उनके नाम भी बदल सकती है। सोचिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि केंद्र सरकार भारत का अंदरूनी नक्शा फिर से बना सकती है। प्रक्रिया भी काफी सीधी है। सबसे पहले राष्ट्रपति एक बिल की सिफारिश करते हैं, फिर उस बिल को राज्य की विधानसभा में उनके विचार जानने के लिए भेजा जाता है। राज्य को एक तय समय के अंदर जवाब देना होता है। लेकिन, और यह सबसे जरूरी बात है, संसद उस राज्य के विचारों को मानने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं है। वो चाहे तो राज्य की मर्जी के खिलाफ भी जाकर बिल पास कर सकती है। और इस बात पर तो 1960 में ही मुहर लग गई थी। बाबलाल पराते बनाम बॉम्बे राज्य केस में अदालत ने साफ कहा था कि संसद के सामने राज्य के विचार होने चाहिए, लेकिन उसके बाद संसद उस बिल के साथ जैसा चाहे वैसा करने के लिए आज़ाद है। मतलब साफ है, राज्य की राय सिर्फ एक सलाह है, कोई वीटो पावर नहीं। तो ठीक है, आर्टिकल 3 से कानूनी रास्ता तो मिल गया, पर अब देखते हैं कि इस राजनीतिक तलाक की असल शर्तें क्या थीं। मतलब 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में क्या-क्या लिखा था, ये बंटवारा हुआ कैसे? तो इस एक्ट ने आंध्र प्रदेश को 2 राज्यों में बांट दिया, एक बना तेलंगाना और दूसरा बचा हुआ आंध्र प्रदेश। हैदराबाद को, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था, उसे 10 साल के लिए दोनों की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। सारी संपत्ति और कर्ज जनसंख्या के अनुपात में बांटे गए। पानी के लिए कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड बने। और हाँ, विधानसभा और लोकसभा की सीटों का भी बंटवारा कर दिया गया। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। बंटवारा तो हो गया, पर एक दशक बाद आज की तारीख में इसके नतीजे क्या निकले? क्या इस बंटवारे ने पुरानी मुश्किलें सुलझा दी या फिर कुछ नई ही पैदा कर दी? अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो हुआ वो वाकई देखने लायक है। तेलंगाना, जिसके हिस्से में हैदराबाद जैसा सोने का अंडा देने वाला शहर आया, उसने तो शुरुआत से ही रफ्तार पकड़ ली।
2023-24 तक तेलंगाना की जीएसडीपी आंध्र प्रदेश से आगे निकल गई। साफ है, हैदराबाद का आर्थिक इंजन अब अकेले तेलंगाना को दौड़ा रहा था। और दूसरी तरफ था आंध्र प्रदेश। हैदराबाद से मिलने वाला सारा टैक्स रेवेन्यू चला गया। इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? 2025 तक नए आंध्र प्रदेश पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज जमा हो गया। किसी भी नए राज्य के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन ये बंटवारा सिर्फ पैसों का या जमीन का नहीं था, इसने दिलों को भी बांट दिया। एक बटा हुआ दिल जिसने सामाजिक रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया। जो एक मजबूत साझा तेलुगु पहचान थी, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों राज्यों के लोगों के बीच होने वाली शादियों में भी कमी आई है। ये बढ़ते हुए अलगाव का एक साफ संकेत है। अगर हम एक रिपोर्ट कार्ड बनाए तो दोनों राज्यों की अलग अलग राह साफ दिखती है। तेलंगाना का मानव विकास सूचकांक यानी HDI बेहतर है। वहाँ प्रति व्यक्ति आय 40% तेजी से बढ़ी है। लेकिन तेलंगाना के सामने आज भी किसानों की समस्या एक बड़ी चुनौती है। वहीं आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और राजनीति में तो दोनों ने बिल्कुल ही अलग रास्ते चुन लिए हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस एक राज्य के बंटवारे से हमें भारत के संघीय ढांचे के बारे में क्या बड़े सबक मिलते हैं? इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, ये केंद्र सरकार की उस अपार शक्ति को दिखाता है जिससे वो भारत का नक्शा बदल सकती है। दूसरी, ये दिखाता है कि अगर बंटवारे के साथ मजबूत आर्थिक सुरक्षा न दी जाए तो एक विनर टेक्स ऑल वाली स्थिति बन जाती है, जहां एक को फायदा और दूसरे को नुकसान होता है। तीसरी बात, अगर संपत्ति, पानी जैसे मुद्दे अनसुलझे रह जाएं तो ये राज्यों के बीच कभी न खत्म होने वाले झगड़े पैदा कर सकते हैं। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जब आर्थिक फासला इतना ज्यादा हो तो क्या सिर्फ एक जैसी भाषा लोगों को एक राज्य में जोड़कर रख सकती है? तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी क्षेत्र की अपनी महत्वाकांक्षा केंद्र की शक्ति से टकराती है तो आखिर में वो सीमा रेखा कौन खींचता है और कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में भी भारत में राज्यों के भविष्य को तय करता रहेगा।